हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे बिहार के इतिहास में यानी बिहार जीके के बारे में आप लोग को हम कुछ सिखा रहे थे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिना देर के हुए इसको हम शुरू करते हैं। देखिए, कहता है कि बिहार में अजात शत्रु का विवाह प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से हो गया था विवाह। इसके बाद आगे कहता है अजातशत्रु ने वजिद संघ एवं मल्लों को पराजित किया था और अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म को मानता था और बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे कहता है कि अजातशत्रु ने 483 ईस्वी पूर्व में राजगिरी की सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध यानी प्रथम बौद्ध संगीति का क्या किया था, आयोजन किया था। आगे कहता है कि सिंहल अनुश्रुति में के अनुसार 460 ईस्वी पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की क्या कर दिया था, हत्या कर दिया था। आगे कहता है कि उदयन या उदयन ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। आगे बताया गया है कि उदयन के 3 पुत्र थे, वो इसका नाम था अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। और नागदशक इस वंश का अंतिम शासक था। कौन वंश का? नागवंश जो था किस वंश का अंतिम शासक था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था। आगे कहता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का जो काल था वो 412 से लेकर 344 ईस्वी पूर्व तक था। शिशुनाग ने हर्यक वंश की जगह शिशुनाग वंश की स्थापना किया था और शिशुनाग ने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया था। आगे कहता है कि शिशुनाग ने अवंती के राजा अवंती बर्बन को पराजित कर अवंती को मगध में मिला लिया था। इसके आगे कहता है कि इसके अतिरिक्त शिशुनाग ने वत्स और कौशाम्बी को भी अपने मगध में शामिल कर लिया था। 394 ईस्वी में शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक मगध का शासक बना और पुराणों में उसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है। कालाशोक के समय मगध की राजधानी पाटलिपुत्र हो गई थी। पूछा जाएगा कालाशोक के समय मगध की राजधानी कहाँ हो गई थी? तो पाटलिपुत्र हो गई थी। आगे कहता है कि कालाशोक ने 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का क्या किया था, आयोजन करवाया था। आगे बताया गया है कि काला अशोक की मृत्यु के बाद उसके 10 पुत्रों ने शासन चलाया। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदी बर्मन था। कौन था? नंदी वर्धन। आगे सीखेंगे नंद वंश के बारे में। तो नंद वंश का जो समय था वो 344 से लेकर 321 ईस्वी पूर्व तक था। कहता है महापद्म नंद ने 344 ईस्वी में शिशुनाग वंश को समाप्त कर नंद वंश की स्थापना किया था। महापद्मनंद ने एक आराट अथवा एक छत्र की उपाधि धारण किए थे। आगे कहता है कि पाली ग्रंथों में महापद्मनंद को उग्रसेन कहा जाता है। पूछा जाएगा पाली ग्रंथ में महापद्मनंद को क्या कहा जाता है? तो उग्रसेन कहा जाता है। पुराणों में उसे परशुराम का दूसरा अवतार बताया गया है। आगे सीखेंगे इसमें महापद्मनंद ने पंचाल, इच्छावाकु, काशी, अस्मक, कलिंग, मैथिल आदि राज्य को पराजित कर मगध का राज्य विस्तार किया था। और अब तक जो था अब तक के काल में मगध का सर्वाधिक विस्तार महापद्मनंद के समय में हुआ था। आगे कहता है व्याकरण के महान विद्वान पाणिनि महानंद महापद्मनंद के क्या थे? समकालीन थे। समकालीन का मतलब हुआ कि यानी पाणिनि के आसपास ही उनका भी जन्म हुआ था। किसका? इसके जो राजा थे। आगे कहता है कि वंश की इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद था। घनानंद के समय ही यूनानी शासक सिकंदर ने भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। और कब किया था? 326 ईस्वी पूर्व में किया था। आगे कहता है कि नंद वंश आर्थिक एवं सैन्य रूप से काफी संपन्न था। मगध की सैन्य शक्ति के डर से सिकंदर की सेना व्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। और घनानंद ने अपने दरबार में विद्वान ब्राह्मण चाणक्य को अपना अपमान किया था। और चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से घनानंद की हत्या करवा दी। और नंद वंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। आगे कहता है कि मौर्य वंश का जो यानी पूरा मौर्य वंश का जो कार्यकाल था वो 321 से लेकर 184 ईस्वी पूर्व तक था। लेकिन इसमें जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो कब तक शासन किया था? 321 से लेकर और 298 ईस्वी पूर्व तक इसका शासन किया था। इसमें बताया गया है कि जस्टिन एवं एस्ट्रोबो ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा था। इसकी पुष्टि विलियम जेम्स ने किया था। प्लूटार्क एवं एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में चिन्हित किया है। और चाणक्य ने गुरु चाणक्य मौर्य ने यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य या चाणक्य या कौटिल्य इन्हीं को कहा जाता है। आगे कहता है उनकी सहायता से चंद्रगुप्त ने 321 ईस्वी में
मौर्य वंश की स्थापना किया था। आगे बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध किया और युद्ध के पश्चात हुई संधि में चंद्रगुप्त को काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात का क्षेत्र जो था वो बदले में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिया था। कितना हाथी? 500 हाथी उपहार में दिया था। आगे कहता है कि युद्ध पश्चात, युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह यूनानी राजकुमारी हेलन कॉर्नेलिया से किया गया था। आगे कहता है सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत मेगास्थनीज को भेजा था। मेगास्थनीज इंडिका की क्या किया था? रचना किया था। पूछा जाएगा इंडिका की रचना किसने किया था? तो मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना किया था। आगे कहा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार उत्तर के हिंदू कुश पर्वत ईरान तक, दक्षिण में कर्नाटक तथा पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत था। आगे बताया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम वर्षों में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा और चंद्रगुप्त मौर्य अपनी गद्दी त्याग कर सरबन बेलगोला जो कर्नाटक में, वहां पर में क्या हुआ कि चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या करने चला गया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को मानता था और 298 ईस्वी में उसने जैन उपवास पद्धति जिसे सल्लेखना द्वारा अपना प्राण त्याग दिया। अपना प्राण यानी 298 में इसका क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। आगे बताया गया है कि बिंदुसार बिंदुसार का जो इसका कार्यकाल था 298 से लेकर 272 ईस्वी पूर्व तक था। बिंदुसार ने चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। यानी जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? उत्तराधिकारी था। अमित्र घात सिंहसन आदि नाम से भी जाना जाता है। किसको? आगे दिया गया है कि एस्ट्रोबो के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस एंटियोकस ने डायमेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था और बिंदुसार के दरबार में मित्र के राजा टॉलमी और फिलाडेल्फस के डायनोसियस नामक राजदूत को भेजा गया था। आगे कहता है कि बिंदुसार ने तक्षशिला में हुए विद्रोह को दबाने के लिए अपने पुत्र अशोक को क्या किया था? वहां पर भेजा था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। पूछा जाएगा बिंदुसार जो था क्या था? तो हम बताएंगे कि आजीवक संप्रदाय का क्या था? एक अनुयायी था। आगे बताया गया है अशोक का जो समय था, कार्यकाल था 269 से लेकर 232 ईस्वी तक था। इसमें बताया गया है कि बिंदुसार की मृत्यु के 4 वर्षों के बाद अशोक मौर्य वंश का गद्दी पर बैठा था। इससे पूर्व वह उज्जैन का क्या था? राज्यपाल था। आगे दिया गया है कि पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा जाता है और मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक को अशोक ही कहा जाता है। अशोक ही कहा जाता है। आगे कहता है कि सिंहल अनुश्रुतियों में के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों को हत्या कर, हालांकि उन अन्य स्रोतों से इसकी पुष्टि नहीं होती है, अशोक ने अपने शासन के 9वें वर्ष में कलिंग युद्ध किया था और कलिंग को मगध में सम्मिलित कर लिया था। आगे कहता है कि अशोक ने 13वें शिलालेख में कलिंग का युद्ध का वर्णन किया है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और उनसे पूर्व वह शैव धर्म को मानता था। दिव्य दानव में अनुसार उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया है। आगे कहता है अशोक के महत्वपूर्ण काल में इसका जो था शासन था। यानी 9वें वर्ष में क्या किया था कि कलिंग का युद्ध किया था और 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा किया था और 12वें वर्ष में निहाली जिसे निगाली कहा जाता है, निगाली सागर की यात्रा किया था और 13वें वर्ष में धम्म के शिलालेख में अंकन किया था और 14वें वर्ष में धम्म महामात्रो की नियुक्ति किया था और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किए थे। आगे कहता है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं अपनी पुत्री सुमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया था। कहाँ में हुआ था? तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था और अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया और मृत्यु के बाद 300 यानी 232 ईस्वी पूर्व हो गई थी। इसका मृत्यु कब हुआ था? 232 ईस्वी पूर्व में। अशोक के बाद उसके 10 उत्तराधिकारियों ने शासन किया जिसका नाम था कुणाल, बंधुपलित, इंद्रपालित, दसोन, दशरथ, संप्रति और जो नाम था शालीसुक, देववर्धन और संत
यानी सत्यधनुष और वृद्धरथ थे। ये सब इनके बाद अशोक के मरने के बाद ये सब शासन किए थे। आगे कहता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक वृद्धरथ था और मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्ष का था। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक कौन था? वृद्धरथ था और मौर्य वंश का शासनकाल 137 वर्षों का था। अब इसमें आगे हम सीखेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म को हम अगले क्लास में जानेंगे। बौद्ध धर्म को हम अगले क्लास में जानेंगे। तो आप लोग को हम ये क्या कर रहे हैं कि मतलब एक एक लाइन बाय लाइन जो इडोटेरिया का स्पेशल बुक है बिहार जीके का, उसके बारे में आप लोग को हम बता रहे हैं। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रूप से अनिवार्य होता है। बिहार जीके का प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए आप लोग से गुजारिश है कि इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें और मेरा वीडियो को भी आप लोग कोशिश करें तो शेयर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।